गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट के लेक्चर में हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि फ्लक्स क्या होता है और उसके टाइप के बारे में भी जाना था। जनरली फ्लक्स किसी भी दी हुई स्पीशीज़ का मास ट्रांसफ़र फ्लक्स वह अमाउंट है जो प्रति यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से गुजर जाती है। इसके बारे में हम अच्छे से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हमने उसके टाइप के बारे में पढ़ा था जो कि मास फ्लक्स एंड मोलर फ्लक्स है। चूँकि जो मास फ्लक्स और मोलर फ्लक्स होता है उसमें कोई अलग से कुछ डिफरेंस नहीं होता है। इन एक्चुअल सिर्फ और सिर्फ यूनिट का या फिर उसकी इकाई का डिफरेंस होता है। आज हम उसके डेरिवेशन के बारे में जानेंगे कि इन एक्चुअल जो फ्लक्स होता है या मास फ्लक्स या मोलर फ्लक्स या फिर जनरल जो फ्लक्स होता है वो इन एक्चुअल इस्तेमाल कहाँ होता है। तो हमने मोलर फ्लक्स और मास फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे एक बाइनरी सिस्टम को इमेजिन करेंगे कि फॉर अ बाइनरी सिस्टम ऑफ ए एंड बी जो फ्लक्स है ए के लिए जो फ्लक्स होगा चूँकि स्मॉल एन है तो ध्यान रखिएगा कि ये मास बेसिस पर है, मतलब कि आपका मास बेसिस जो है वो किलोग्राम यूनिट में आएगा या ग्राम यूनिट में आएगा। तो जो मास फ्लक्स है ए का वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन मास यूनिट मल्टीप्लाइड आपका वेलोसिटी ऑफ ए। सिमिलरली आपका बी के लिए जो मास फ्लक्स होगा वो एन बी इज इक्वल्स टू रो बी इंटू यू बी। उसके बाद में द मास फ्लक्सेस ऑफ ए एंड बी रिलेटिव टू मास एवरेज वेलोसिटी आर। चूँकि जो हमने पहले जो मास फ्लक्स निकाला वो जो मास फ्लक्स है वो स्टेशनरी कोऑर्डिनेट के बेसिस पर है। स्टेशनरी कोऑर्डिनेट का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन एक जगह पर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से जो भी आपका जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो अगर फ्लो कर रहा है तो वो आदमी अगर उस जो आपका कंपोनेंट फ्लो कर रहा है उसको एग्जामिन करता है, उसको ध्यान से देखता है, तो उसके हिसाब से उस कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी या वेग होगा और उस वेग के साथ उस कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन होगा अगर वो पर्टिकुलर आदमी उसको देख रहा है तो उसके हिसाब से जो फ्लक्स होगा वो स्मॉल एन ए इज इक्वल्स टू रो ए इंटू यू ए। सिमिलरली फॉर बी होगा। अगर आप मास एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से देखेंगे कि जैसे कोई मिक्सचर है आपका, उसमें आपको एक कंपोनेंट के हिसाब से चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो जो मास फ्लक्स होगा द मास फ्लक्सेस ऑफ ए एंड बी रिलेटिव टू मास एवरेज वेलोसिटी, मतलब मास एवरेज वेलोसिटी के साथ तुलना करने पर जो ए और बी का मास फ्लक्स होगा वो होगा, उसको हम स्मॉल जे से दिखाएंगे। स्मॉल जे ए इज इक्वल्स टू रो ए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा जिस तरीके से आपका स्टेशनरी कोऑर्डिनेट के बेसिस पर है और वैसे ही रिलेटिव टू मास एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पर है। लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है या जो वेग है वो स्मॉल यू ए माइनस स्मॉल यू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो स्मॉल यू है हम मास बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बी के लिए जो मास फ्लक्स होगा वो जे बी इज इक्वल्स टू रो बी इंटू यू बी माइनस यू। उसके बाद द मोलर फ्लक्सेस ऑफ ए एंड बी, ये मोलर बेसिस पर है, मोलर यूनिट के बेसिस पर है तो कैपिटल एन से उसको शो करेंगे। देन कैपिटल एन ए इज इक्वल्स टू सी ए इंटू यू ए। जो यहाँ पर सी ए है जैसे मास बेसिस पर रो से जिसको हम डिनोट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर हम उसको सी से डिनोट करते हैं। तो एन ए इज इक्वल्स टू सी ए इंटू यू ए। सिमिलरली एन बी इज इक्वल्स टू सी बी इंटू यू बी। फिर चूँकि द मोलर फ्लक्सेस ऑफ ए एंड बी रिलेटिव टू मोलर एवरेज वेलोसिटी कैपिटल यू आर, चूँकि यहाँ पर ये हमारा स्टेशनरी कोऑर्डिनेट के बेसिस पर है कि जैसे अभी मैंने बताया कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है उसके हिसाब से उस कंपोनेंट का जो वेग होगा विद उसके कॉन्सेंट्रेशन, तो जो उसका फ्लक्स होगा वो कैपिटल एन ए इज इक्वल्स टू सी ए इंटू यू ए होगा। अगर हम मोलर एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पर मोलर फ्लक्स को देखेंगे तो उसको कैपिटल जे से दिखाएंगे। तो कैपिटल जे ए इज इक्वल्स टू सी ए कॉन्सेंट्रेशन एज सेम एंड यू ए माइनस कैपिटल यू, क्योंकि कैपिटल यू जो मोलर बेसिस पर कैपिटल यू होता है वो मोलर एवरेज वेलोसिटी को शो करता है और मास बेसिस पर स्मॉल यू से मोलर एवरेज वेलोसिटी को दिखाते हैं तो यू ए माइनस कैपिटल यू। सिमिलरली फॉर बी, जे बी इज इक्वल्स टू सी बी इंटू यू बी माइनस यू।
चूँकि जे ए और जे बी जो है वो आपके डिफ्यूज़न फ्लक्सेस हैं, ये आपके मोलर फ्लक्सेस हैं, और जो पहले हमने फ्लक्सेस पढ़े हैं वो मास फ्लक्सेस है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, जो आपका पहले जो मैं इक्वेशन दिखाया हुआ है इसको यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि एन ए इज़ इक्वल्स टू रो ए इंटू यू ए। अब चूँकि हमें इसको ड्राइव करना है, इसका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बार u को प्लस करेंगे और एक बार u को माइनस करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका एक रिलेशन निकल कर के आ जाएगा, दो फ्लक्सेस के बीच में एक संबंध निकल कर के आ जाएगा। जैसे रो ए इंटू यू, यहाँ पर हमने u को प्लस किया है, इसी इक्वेशन में एक बार इस u a के साथ एक बार u को प्लस किया है और एक बार u को माइनस किया है। इनको प्लस और माइनस करने से इस पूरी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस u से ये u कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ें और घटाएं या ना घटाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे इस रिलेशन में मदद कर रहा है, इसलिए हम ये पूरा डेरिवेशन के लिए हम इसको u को प्लस और माइनस कर रहे हैं। तो इस रो ए की जब हम u में या इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो रो ए इंटू यू प्लस इस रो की जब इस पूरी यू ए माइनस यू के साथ चाहे आप सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लें या फिर आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन स्मॉल एन ए इज़ इक्वल्स टू रो ए यू, सिमिलरली ऐसा ही प्लस रो ए इंटू यू ए माइनस यू, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, मास बेसिस पर जो फ्लक्स है, डिफ्यूज़न फ्लक्स है, तो रो ए यू प्लस जे आई। चूँकि ये वाला जितना ये पूरी टर्म है आपकी, ये किसके बराबर हो जाएगी, मास बेसिस और डिफ्यूज़न फ्लक्स के बराबर। चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं जो मास फ्रैक्शन होता है आपका मास बेसिस पे, तो वो किसके बराबर होता है, एक्स ए डैश इज़ इक्वल्स टू रो ए डिवाइडेड बाय रो। हम पहले के लेक्चर्स में इसको पढ़ रखे हैं। तो यहाँ से हम इस रो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो एक्स ए डैश। इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो उसके बाद फिर स्मॉल एन ए इज़ इक्वल्स टू रो एक्स ए डैश इंटू यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, प्लस जे आई। सिमिलरली ये पूरा का पूरा ऐसे ही हो जाएगा। चूँकि एन ए इज़ इक्वल्स टू एक्स ए डैश, ये हमने इसको बाहर ले लिया है, तो रो और यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका रेट हो जाएगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लस जे आई। चूँकि जो हमारा मास फ्लक्स की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है, समीशन ऑफ रो आई इंटू यू आई। तो इसको चाहे हम सेपरेटली करके एडिशन करके लिख दें या फिर हम उन सब का सम करके लिख दें, क्योंकि जैसे होता है आपका, जैसे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, अगर हमारे 3 कंपोनेंट हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो विलियन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, और विलियन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो रो होता है। इसी तरीके से इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो u1 प्लस u2 प्लस u3 वो किसके बराबर हो जाएगी, तो सारे कंपोनेंट्स की जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल u के बराबर। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा या फिर जो गुणनफल होगा वो पूरे विलियन के गुणनफल के पूरे विलियन की दर के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो ये फ्लक्स है वो आपका रो इंटू यू के बराबर हो गया। तो इस वाली वैल्यू को हम इस समीशन ऑफ एन आई लिख देंगे। देन एन ए इज़ इक्वल्स टू एक्स ए डैश समीशन एन आई प्लस जे आई। फिर सिमिलरली इन मोलर यूनिट्स ये आपका मास बेसिस पर हो गया, यहाँ पर मास बेसिस पर हमारा फ्लक्स निकल करके आ गया है। इसी तरीके से सिमिलरली इन मोलर यूनिट्स कैपिटल एन ए इज़ इक्वल्स टू सी ए इंटू यू ए। फिर हम ऐसे ही एक बार यू को यहाँ पर हम कैपिटल यू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा मोलर बेसिस पर है, तो क्या एक बार यू को प्लस करेंगे, एक बार यू को माइनस करेंगे। देन सी ए यू प्लस सी ए इंटू यू ए माइनस यू, ये आपका कैपिटल जे के बराबर हो जाएगा। उसके बाद तो कैपिटल एन ए इज़ इक्वल्स टू सी ए यू प्लस जे ए। आपका जो सी ए है वो सिमिलरली आपका किसके बराबर हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, आपका क्या हो जाएगा, एक्स ए इज़ इक्वल्स टू सी ए
डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ से जब आप सी की वैल्यू सी ए की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स ए इंटू सी हो जाएगा। तो यहीं पर हमने उसको पुट कर दिया है, फिर हमने एक्स ए को बाहर निकाल लिया तो सी यू प्लस जे ए। तो वो समीशन जो सी यू है वो समीशन ऑफ सी आई इंटू यू आई के बराबर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैपिटल एन ए इज़ इक्वल्स टू एक्स ए इंटू समीशन एन आई प्लस जे ए। ये आपकी फाइनल इक्वेशन होती है जो फ्लक्स को डिफ़ाइन करने के लिए या उसको अच्छे से उसके बारे में बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम जनरली हमारा जैसे मान लीजिए आपके दो फ्लास्क हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चूँकि पहले इसमें बैरियर लगा हुआ है, बैरियर मतलब अवरोधक टाइप का लगा हुआ है और यहाँ पर एक गैस इसके अंदर है, एक गैस इसके अंदर है। अगर हम यहाँ से अवरोधक को हटा देते हैं, अगर हम दोनों अवरोधक को हटाते हैं तो जो ये वाली गैस है वो तेज़ी से इसके अंदर जाएगी, ये वाली गैस तेज़ी से इसके अंदर जाएगी। तो इन गैसेस का जो आपका वेग होगा और इनका जो अपना कॉन्सेंट्रेशन होगा, जब ये एक दूसरे में मिलेंगी तो जो वो फ्लक्स निकाला जाता है वो जनरली इस वाली इक्वेशन और जो पीछे हमने मास बेसिस पर ड्राइव की है उस बेसिस पर इनका जो वेग है, जो फ्लक्स है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए ये जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका जनरल जो प्लांट में वर्क होता है उस बेसिस पर भी। तो इसके बारे में हम आने वाले अगले लेक्चर्स में जानेंगे। फ़िलहाल आप इसको अच्छे से इसकी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।